हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सारथी बैच हमने जो स्टार्ट किया है, आज उसका लेक्चर नंबर 26 है। लगभग 25 लेक्चर्स हो चुके हैं सारथी बैच के। वापस से हमने पहले ओबीजी स्टार्ट किया था, फिर हमने एमएसएन का एक टॉपिक डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट किया और अब हम वापस ओबीजी को कर रहे हैं, जिसका आज अगर ओबीजी स्पेसिफिक में कहूं तो 12th लेक्चर ओबीजी का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। ये पूरा रोड मैप आपका ओबीजी का पूरा सिलेबस जो जो हमने पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने इम्प्लांटेशन के ऊपर बात की थी। इम्प्लांटेशन एंड फीटल एंड प्लासेंटल डेवलपमेंट के ऊपर हमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे, ढेर सारे पीवाईक्यूज किए थे। आज हमारा नया टॉपिक है। आज हम प्लासेंटा को देखेंगे, आज हम एमनियोटिक फ्लूइड को देखेंगे, आज हम एम्बिलिकल कॉर्ड को देखेंगे और आज हम फीटल सर्कुलेशन के बारे में कुछ बात करेंगे। एक्चुअल में ये 3-4 टॉपिक्स मिक्स्ड हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि दो लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, देखते हैं आज हम कितने क्वेश्चन को डिस्कस कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा। आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्लेसेंटा के ऊपर, और साथ में आज हम एमनियोटिक फ्लूइड को भी देखेंगे, इसके साथ में एम्बिलिकल कॉर्ड को भी देखेंगे और साथ में फीटल सर्कुलेशन को भी देखेंगे। अब देखते हैं कितने टॉपिक्स आज कवर हो पाते हैं। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, कहाँ पे पूछा गया है ये, झारखंड एसएससी नर्सिंग स्टाफ नर्स, जुलाई में पूछा गया है ये। जुलाई 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। अब ये कह रहा है कि इनमें से, मतलब ये सारे जो दिए गए हैं ये फंक्शन होंगे प्लेसेंटा के, कोई एक को छोड़ के, क्योंकि नॉट है ना, तो हमको ढूंढना है इनमें से कौन सा फंक्शन प्लेसेंटा का नहीं है। तो जो ये नॉट वाला होता है इस पे ज्यादा स्ट्रेस डालना चाहिए, क्योंकि यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, तो बिल्कुल प्लेसेंटा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, रिमूव वेस्ट, तो बिल्कुल रिमूव वेस्ट रिमूवल का भी काम प्लेसेंटा है। नेक्स्ट, प्रोड्यूस हार्मोन, तो बिल्कुल हार्मोन हब भी प्लेसेंटा है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि हार्मोन को सेक्रेट करने के लिए कौन सा प्लेसेंटा की कौन सी लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है, वो भी मैं समझा चुका हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक है गैलेक्टोपोइसिस, तो गैलेक्टोपोइसिस प्लेसेंटा नहीं करता है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो गैलेक्टोपोइसिस जो है प्लेसेंटा नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कॉज हमें नॉट पूछा था। तो देखो अब एक्सप्लेनेशन में, पहले तो गैलेक्टोपोइसिस जो भी टर्म आई, ये गैलेक्टोपोइसिस होता क्या है। तो देखो, गैलेक्टोपोइसिस क्या है। गैलेक्टोपोइसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। ये बेसिकली मिल्क प्रोड्यूस जो फीमेल कर रही है उसका मेंटेनेंस होता है वंस लैक्टेशन हैज बीन सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड। जब फीमेल जो है वो लैक्टेशनल जो दूध देना स्टार्ट कर देती है, उसमें मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, उसको मेंटेन रखने का, उसको मेंटेनेंस के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैलेक्टोपोइसिस बोलते हैं। इज इट क्लियर। अब एक्सप्लेनेशन में ऑप्शन डी आपका आंसर था, बट अब यहाँ पे हमको समझना है फंक्शन ऑफ प्लासेंटा होते क्या हैं। तो अब अगर फंक्शंस के ऊपर हमको कुछ पूछे एग्जामिनर, तो हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए प्लासेंटा के फंक्शन के ऊपर। सबसे पहले एक्सक्रीटरी फंक्शन प्लासेंटा का क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब ही है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन प्लासेंटा का क्या है, तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिटेनिन फ्रॉम फीटस टू मैटरनल ब्लड बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन के तहत जो फीटस से मदर के अंदर, फीटस से मदर में जो, क्योंकि सेक्रीशन, क्योंकि फीटस तो माँ के पेट के अंदर है ना, तो माँ के पेट के अंदर ही उसे सब कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, बट उसमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। उस न्यूट्रिएंट को यूज करने के बाद फीटस का जो मेटाबॉलिज्म बनाएगा वेस्ट प्रोडक्ट, उस वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ निकालना है, बाहर निकालना है। तो पता है कि मदर की बॉडी में ही बाहर निकाला जाएगा, बट वो निकालने का काम भी कौन करेगा, वो भी प्लासेंटा करेगा। तो यूरिया को निकालने का, यूरिक एसिड को, क्रिएटिनिन को निकालने का, तो मैटरनल ब्लड के अंदर वो आएगा प्लासेंटा के थ्रू, और कौन से मैकेनिज्म के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू आएगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है प्लासेंटा का वो क्या है, रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या है, रेस्पिरेटरी फंक्शन में जो फीटस है जिसको रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, फीटस रिक्वायर ऑक्सीजन सप्लाई एट रेट ऑफ 8 ml पर केजी पर मिनट। 8 ml चाहिए पर केजी पर मिनट फीटस को रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की फ्रॉम मैटरनल सर्कुलेशन, एंड दिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अचीव्ड बाय, और ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अचीव किया जाता है 165 से 300 ml पर मिनट कॉर्ड ब्लड फ्लो। तो जो 165 से लेकर 330 ml जो है पर मिनट कॉर्ड के अंदर ब्लड का फ्लो होना चाहिए, तब जाके अचीव होता है 8 ml पर केजी पर मिनट जो है ऑक्सीजन डिमांड पूरी होती है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे देखो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको यहाँ पे पता चले।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन प्लासेंटा का क्या है, तो न्यूट्रिटिव फंक्शन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो फीटस गेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फैटी एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर एंड हार्मोन फ्रॉम मैटरनल ब्लड। तो फीटस को क्या क्या मिलता है, ग्लूकोज भी मिलता है, फैटी एसिड्स भी मिलते हैं, अमाइनो एसिड्स भी मिलते हैं, उसके बाद साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलते हैं, वाटर भी मिलता है, हार्मोन भी मिलते हैं। ये सब चीजें कहां से मिलती है, मैटरनल ब्लड से मिलती है फीटस को। इज इट क्लियर? और लास्ट फंक्शन जो है वो बेरियर फंक्शन है। बेरियर फंक्शन मतलब बीच में दीवार बन के प्लासेंटा रहता है। क्या किसके बीच में, मैटरनल ब्लड के बीच में और फीटल ब्लड के बीच में। प्लासेंटा बीच में दीवार की तरह है ताकि मदर से कोई इंफेक्शन ना फीटस में चले जाए, कोई ड्रग का एक्सपोजर फीटस तक ना पहुंच पाए। मतलब फीटस की प्रोटेक्शन भी कौन करता है, प्लासेंटा करता है। देखो क्या लिखा है इसमें, इनहिबिट एंट्री ऑफ हार्मफुल सबस्टेंस। तो इनहिबिट करता है, रोकता है किसकी एंट्री को, हार्मफुल सबस्टेंस जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन सबस्टेंस को रोकता है। फ्रॉम मैटरनल सर्कुलेशन टू फीटस लाइक मैटरनल ड्रग, फॉर एग्जांपल हेपेरिन। एंड इन्फेक्शन लाइक रुबेला, तो रुबेला को रोकता है, हेपेरिन को रोकता है। बट इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक आईजीए, और देखो आईजीए जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब इम्यून सेल्स, इम्यूनिटी सेल्स जो फाइट करते हैं पैथोजन से, तो इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी को पास करने देता है थ्रू प्लासेंटा फ्रॉम मैटरनल सर्कुलेशन टू फीटस। देखो प्लासेंटा कितना इंपॉर्टेंट है, रियल मदर तभी प्लासेंटा को कहते हैं, क्योंकि फीटस के अंदर जो देखभाल है वो सब कौन कर रहा है, वो प्लासेंटा कर रहा है। तो प्लासेंटा का जो ये बैरियर फंक्शन है, ये सिर्फ चीजों को रोकता ही नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजों को अलो भी करता है। उन स्पेसिफिक चीजों में कौन सी चीज आ जाती है, उन स्पेसिफिक चीजों में आपका आईजीजी नाम का इम्यूनोग्लोबुलिन है, जिसको प्लासेंटा एलो करता है ताकि बच्चे को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड हो। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे एम्स रायपुर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 का सवाल है। सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, द मेन सबस्टांस दैट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द फीटस इज। जो मेन सबस्टांस है जो फीटस से एक्सक्रीट करवाना ही करवाना है, वो कौन सा है? क्या बिलोरुबिन को एक्सक्रीट करवाना है? अभी तो बिलोरुबिन को एक्सक्रीट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिवर उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है कि इतना ज्यादा बिलोरुबिन बन रहा है। आरबीसी इतने प्रोमिनेंट, इतनी डिस्ट्रक्शन हो ही नहीं रही है। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड, तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इसको हम कंटिन्यूसली सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो कंटिन्यूसली हम किसको निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड, टिश्यूज वगैरह, ये कोई इसका आंसर नहीं आएगा। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया है, राग एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग 2014 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, The mechanism involved in the transport of substance across the placenta are। ये कह रहा है कि प्लासेंटा, हमको पता चल गया कि प्लासेंटा जो है, ये प्लासेंटा फीटस और मदर, देखिए ये फीटस है, ये मदर है, इसके बीच में ये प्लासेंटा है। ये प्लासेंटा एलो करता है कि मदर से फीटस में क्या आएगा और फीटस से मदर में क्या जाएगा, एलो कौन करेगा, प्लासेंटा। बट ये प्लासेंटा किस मैकेनिज्म के तहत ये आना जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो चलता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू चलता है? तो याद रखेंगे, देखो क्या सिंपल डिफ्यूजन होता है, बिल्कुल होता है। क्या फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है, बिल्कुल होता है। क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, बिल्कुल होता है। मतलब ए बी सी, ऑल ऑफ दी अबव, ए बी सी, डी इसका आंसर आ जाएगा, जिसमें ए भी है, बी भी है और सी भी है। ठीक है, तो डी इज करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? अब ये सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको अब एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड में बताऊंगा। देखो ध्यान से समझना एक्सप्लेनेशन में, मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंसेस अक्रॉस प्लासेंटा आर। कौन कौन सा मैकेनिज्म है? पहला सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, जैसे गैस है, लिपिड है, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, ये सिंपली डिफ्यूजन होगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये सिंपल डिफ्यूजन होगा। क्लियर? दूसरा है फैसिलिटेट डिफ्यूजन। फैसिलिटेट मतलब नाम से पता चल रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, मतलब सेल के अंदर कुछ जो प्लासेंटा होगी, प्लासेंटा की सेल्स के अंदर कुछ प्रॉपर गेटवेज होंगे, प्रॉपर चैनल्स होंगे जो कुछ स्पेसिफिक चीजों को ही क्रॉस होने देंगे, तो स्पेसिफिक डिफ्यूजन होता है किसका, ग्लूकोज का। फिर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब अगर यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा अमाउंट में है और यहाँ पे कम अमाउंट में है, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा से कम की ओर इजीली जाएगा, इसी को हम सिंपल डिफ्यूजन कहते थे। क्लियर? जैसे मैटरनल ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है, फीटस ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन इजीली उठ के मैटरनल ब्लड से फीटल ब्लड की तरफ चले जाएगी, इसको सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे। तो गैसेस एक्सचेंज जो है सिंपल डिफ्यूजन के तहत होता है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल फीटस के अंदर कम है और मैटरनल के अंदर ज्यादा है, तो यहाँ सिंपल, अब हमको वो कम वाला अमाउंट यहां से यहां लाना था,
क्लियर। तो कम वाले अमाउंट को जब हमको कम वाले को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लाना पड़ता है तो उसके लिए हमें उसके एनर्जी प्रोवाइड चाहिए, उसके लिए एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो पेसिव ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलेगा। तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे कैल्शियम पोटाशियम ये चैनल्स होते हैं, तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन चीजों को जब हमको मूव करवाना होता है। इज इट क्लियर, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, कॉज ऐसा ही क्वेश्चन मैं पीछे कहीं डिस्कस कर चुका हूँ और क्वेश्चन बहुत रिसेंट है, 2023 में आ चुका है एग्जाम में। क्लियर, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एम्स बठिंडा नर्सिंग ऑफिसर सितंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस प्लासेंटा, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर ही नहीं सकती है। क्या हिपेरिन क्रॉस नहीं कर सकता है, क्या मॉर्फिन क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है, नैलोक्सोन क्रॉस नहीं कर सकता है, वार्फरिन क्रॉस नहीं कर सकता है। मैंने पीछे ही एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड में आपको बताया था कि हिपेरिन जो है, हिपेरिन को क्रॉस होने नहीं दिया जाता। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस प्लासेंटा, तो हिपेरिन इज द आंसर। वार्फरिन तो इसलिए रोक देते हैं ना, वार्फरिन देते ही नहीं है, वार्फरिन का कोगुलेंट यूज करते ही नहीं है क्योंकि ये इजीली ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है, इजीली प्लासेंटा में जा सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस प्लासेंटा, तो हिपेरिन जो है प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करता, इसलिए एंटीकोगुलेंट के तौर पे हेपेरिन दिया जाता है, मदर को हेपेरिन थेरेपी पे रखा जाता है। तो देखो एंटीकोगुलेंट फॉर एग्जांपल हेपेरिन इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा एंटीकोगुलेंट सेफ है, तो हेपेरिन। तो वार्फरिन ये भी एंटीकोगुलेंट है बट ये सेफ नहीं होता है प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि ये इजीली क्रॉस कर सकता है प्लासेंटा को और फीटस में जो है दिक्कत कॉज कर सकता है। कॉज वहां पे कोगुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, एंटीकोगुलेंट है ये, वहां पे कोगुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट मतलब ब्लड में दिक्कत कर देगा, बस इतना भी याद रखो आप, बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपका, यूपीपीएससी नर्सिंग ऑफिसर दिसंबर 2023, देखो 2023 का क्वेश्चन है। क्लियर, 2-3 साल पहले का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है, फॉलोइंग ड्रग्स कैन सेफली यूज इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, इनमें से बाकी ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं इजीली प्रेगनेंसी में एक को छोड़ के। तो मैंने अभी बता दिया वार्फरिन के बारे में, इतनी कहानी सुनाई, तो वार्फरिन को बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अनसेफ कौन सा आ गया, वार्फरिन आ गया। तो हमको भी क्या पूछा गया था, सेफेस्ट ड्रग इनको छोड़ के कौन सा है, तो डेंजरस ड्रग वार्फरिन, आंसर ही आ जाएगा। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि लेबिटालोल किस लिए यूज करते हैं हम, प्रोस्टाग्लैंडिन किस लिए यूज करते हैं, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन को भी हम यूज करते हैं। और MgSO4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिजीज होती है, एक कंडीशन होती है फीमेल के अंदर, उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम MgSO4 देते हैं। बता देना, अगर नहीं भी बताओगे तो कोई बात नहीं, आने वाले लेक्चर्स में आगे टॉपिक्स में ये सारी ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करने ही वाले हैं। बट जिस स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है इन सब चीजों के बारे में वो अपना जो है अपने नॉलेज को चेक करने के लिए आंसर कर सकता है कमेंट में। क्लियर। अब देखो एंटीकोगुलेंट लाइक, जैसे एंटीकोगुलेंट वार्फरिन है, शुड अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना है, बिकॉज इट विल क्रॉस द प्लासेंटा, क्यों, क्योंकि ये प्लासेंटा को क्रॉस कर देता है एंड में कॉज टेरिटोजेनिसिटी। अब ये क्या करेगा, देखो वार्फरिन में अभी बता रहा था ना आपको, क्रॉस करके अगर फीटस में आएगा तो दिक्कत करेगा, क्या दिक्कत करेगा, टेरिटोजेनिसिटी करेगा एंड इंक्रीज ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग इंक्रीज करवा देगा। अब ये टेरिटोजेनिसिटी से आपको क्या पता चल रहा है कि ये टेरिटोजन होता क्या है, तो ध्यान से समझो टेरिटोजेनिसिटी क्या हुआ। टेरिटोजेनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सबस्टांस, ये किसी एक सबस्टांस की क्षमता है, ताकत है, ठीक है, सबस्टांस या ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंटल फैक्टर, ये कोई सबस्टांस, कोई चीज या कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या एनवायरमेंट का कोई ऐसा फैक्टर जो टू डिसरप्ट फीटल डेवलपमेंट, जो फीटस की डेवलपमेंट में बाधा डाले, डिसरप्ट करे, उसको खराब करे, उसको हम क्या कहते हैं, कॉजिंग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बर्थ डिफेक्ट, और उस फीटस में उसके स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ हो जाए या उसके फंक्शनिंग में कोई दिक्कत हो जाए, उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट हो जाए, दीज कॉजेटिव एजेंट्स आर कॉल्ड टेरिटोजेंस, इन्हीं कॉजेटिव एजेंट्स को हम टेरिटोजेंस कहते हैं। एंड इंक्लूड, इनमें क्या क्या होता है, मेडिकेशन, कोई दवाई ऐसी दे दी जिसकी वजह से ये हो गया, जैसे अल्कोहल हो गया, रेडिएशन दे दी अगर हमने, या कोई इन्फेक्शन हो गई है मदर को, उसकी वजह से, उस इन्फेक्शन की वजह से फीटस में दिक्कत हो रही है, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, टेरिटोजन फैक्टर्स, और इसी को टेरिटोजेनिसिटी कहते हैं। टेरिटोजेनिसिटी इज एबिलिटी, ठीक है, वो एबिलिटी किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की जो फीटस में कोई बर्थ डिफेक्ट कॉज करे, उसके स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत कर दे, या उसकी फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम कर दे। क्लियर हो गया।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब टेरिटोजेनिसिटी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आपको एकदम से पता चल गया कि टेरिटोजन होता क्या है, फीटस में कोई दिक्कत हो जाएगी किसी वजह से, ठीक है, किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहाँ कहाँ आया है देखो। RUHS 2021, RRB 2019, एम्स जोधपुर 2018, एम्स भोपाल 2016। तो 16 से क्वेश्चन आ रहा है, 16 से 18 में, फिर 19 में, फिर 21 में। तो 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो फिर आ जाएगा, तो अब तो आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, एम्बिलिकल कॉर्ड या एम्बिलिकल कॉर्ड फीटल सर्कुलेशन कंटेन। एम्बिलिकल कॉर्ड में या फीटल सर्कुलेशन, एम्बिलिकल कॉर्ड में क्या क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे क्या क्या है। 2 आर्टरी 2 वेन होती है क्या, नहीं। 2 आर्टरी 1 वेन होती है, तो बिल्कुल सही। 2 वेन 1 आर्टरी, ऐसा नहीं है, 1 आर्टरी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। एम्बिलिकल कॉर्ड में याद रखना 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेन होती है, और आर्टरीज जो है वो फीटस से ब्लड लेके जाती हैं मदर के पास, और मदर से ब्लड लेके आती है फीटस के पास। ये वेन है जो कि 1 है नंबर में, ये आर्टरी है जो कि 2 है नंबर में, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे एक्सप्लेनेशन में, देखो क्या लिखा है। अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको हम फ्यूनिस भी कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम क्या है, फ्यूनिस, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, फ्यूनिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको हम फ्यूनिस कहते हैं इज अ अटैचमेंट कनेक्टिंग द फीटस विद द प्लासेंटा। अब देखो प्लासेंटा, ये आ गया प्लासेंटा, ठीक है, ये प्लासेंटा आ गया। उसके बाद ये आ गया फीटस, डेवलपिंग फीटस मान के चलो इसको, ठीक है। अब इस डेवलपिंग फीटस को सब कुछ प्लासेंटा से मिल रहा है, लेकिन प्लासेंटा से इस फीटस के अंदर कौन देगा, इस एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस के, ये नेवल के साथ जुड़ा होगा, तो इसको कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अब ये एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या है, एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 आर्टरी हैं और 1 वेन है, ये याद रखेंगे। और आर्टरीज जो हैं ये ब्लड को लेके जाती हैं फीटस से मदर की ओर, और वेन जो है ब्लड को लेके आती हैं मदर से फीटस की ओर। और जो आएगा मां से बच्चे की तरफ वो कौन सा ब्लड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजनेटेड। और जो जाएगा मदर से, जो जाएगा फीटस से मदर की ओर, वो कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। क्लियर हुआ। अब देखो क्या लिखा है, इट कंटेन्स 2 आर्टरी, अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज होती हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम फीटस टू प्लासेंटा, तो फीटस से प्लासेंटा की ओर जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड 1 वेन, और 1 वेन है जो कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लासेंटा टू फीटस। इज इट क्लियर। तो ये डायग्राम में आप देखोगे, इस डायग्राम में अब आप देखो, ये एम्बिलिकल कॉर्ड की डायग्राम है। इसे एक डायग्राम में बहुत सारी चीजें हैं। एम्बिलिकल कॉर्ड, तो देखो यहाँ ये प्लासेंटा था, इस प्लासेंटा से ये यहाँ से एम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा है और ये बच्चे के नेवल के साथ जुड़ा है। अब नॉर्मल कॉर्ड जो है वो इस तरह से होती है। नॉर्मल कॉर्ड में क्या क्या है, 2 आर्टरीज हैं और 1 वेन है। अब सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी भी एक कंडीशन बन जाती है जिसमें 1 आर्टरी और 1 वेन है, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, नॉर्मली इसको नहीं देखते। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिला है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये SIC स्टाफ नर्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आप जल्दी कमेंट में करोगे, ये मैं बता चुका हूँ। इजी है, अनदर नेम बताओगे अम्बिलिकल कॉर्ड का, अभी मैं एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड में चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूँ क्या नाम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इग्नू पोस्ट BSc नर्सिंग नवंबर 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज लेंथ ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड इज, अब ये कह रहा है जो ये प्लासेंटा से लेकर, है ना, प्लासेंटा से लेकर कहां तक, फीटस तक, ये जो लंबी एम्बिलिकल कॉर्ड है इसकी लेंथ कितनी होती है, तो इसका आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। क्यों आएगा, क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन में समझो। तो नॉर्मल लेंथ ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड जो कितनी होती है, नॉर्मली लेंथ इसकी 30 से लेकर 100 सेंटीमीटर होती है। एवरेज 50 सेंटीमीटर, एवरेज कितनी है, 50 सेंटीमीटर। अम्बिलिकल कॉर्ड सराउंडेड बाय अ जेलेटेनियस सबस्टांस, एम्बिलिकल कॉर्ड को जेलेटेनियस सबस्टांस जो है, जेलेटिन की तरह एक सबस्टांस होता है बाहर से कवर करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वाटसन जेली। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाटसन जेली पे क्वेश्चन आ जाता है। तो हमको पता चला कि एम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो कितनी लंबी होती है, 30 से लेकर 100 सेंटीमीटर होती है, और अगर हमको स्पेसिफिकली पूछे तो 50 सेंटीमीटर होती है। और ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड है इसके बाहर से जुड़ी होती है एक जेली, तो उस जेली को हम क्या कहते हैं, उस जेली को हम वाटसन जेली का नाम देते हैं। इज इट क्लियर, क्या यहां तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जहां पे आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूं,
वहां पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। आपके पास फीचर है, आप पीछे जाके देख सकते हो। क्लियर? तो आपके पास तो फीचर है, लेकिन मैं थोड़ा तेज इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को टेंशन हो रही है कि पता नहीं पूरा होगा भी या नहीं होगा। प्रॉमिस कर रहा हूँ पूरा होगा, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। इतना बिजी शेड्यूल, इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद अब वीक की 3 क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं। क्लियर? अपनी लिमिटेशंस को बहुत पुश करने के बाद ये चीज हो रही है, क्योंकि एक लेक्चर को प्रिपेयर करने में काफी टाइम लग जाता है। स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है, एडिटिंग करनी है, अपलोड करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बैकएंड पे टीम बहुत काम करती है, ऑफलाइन बैचेस को भी देखना है, तो इसलिए टाइम लग जाता है। क्लियर? लेकिन देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगस्त से या मिड मिड अगस्त से या सितंबर से देखते हैं। अगर वीक की 4 बने करनी तो कर देंगे। क्लियर? फिर आगे देखते हैं, अगर बने तो 5 भी बने तो, मतलब करना तो है यार। 26 में तो खत्म करनी है पीआर यादव। दुनिया तो खत्म नहीं होगी, लेकिन पीआर यादव 26 में खत्म हो जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या है? एम्स रायपुर सेट 1 ये पूछा गया है स्टाफ नर्स 2019 में। क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? द फॉलोइंग और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीटल एम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये कह रहा है फीटल एम्बिलिकल कॉर्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, मतलब एक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा। हमेशा मैं एक्सपेक्ट को, है ना, एक्सेप्ट को, नॉट को, इनको अवॉइड को, इनको अंडरलाइन करता हूं, क्योंकि यही जो है एग्जामिनर की चाल होती है। यहां पे एग्जामिनर आपको फंसाता है। क्लियर? अब इनमें से कौन सा नहीं है कैरेक्टरिस्टिक अम्बिलिकल कॉर्ड का? सबसे सारे पढ़ने पड़ेंगे। पहला पढ़ो। पहला क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड हैज सेंसरी नर्व एंडिंग। पहला ही गलत। अम्बिलिकल कॉर्ड के पास कोई नर्व एंडिंग नहीं होती। नर्व एंडिंग होती तो पेन होती ना। अम्बिलिकल कॉर्ड को तो बाद में हम कट कर देते हैं, कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं, तो इसमें कोई नर्व एंडिंग नहीं होती। तो पहला ही क्या है? गलत है। नेक्स्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन 2 आर्टरी, 2 वेन। बिल्कुल सही। अम्बिलिकल कॉर्ड इज एनक्लोज एंड प्रोटेक्टेड बाय वाटसन जेली। बिल्कुल सही। अम्बिलिकल कॉर्ड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग फीटस। बिल्कुल सही। तो आंसर क्या आ जाएगा? अम्बिलिकल कॉर्ड हैज सेंसरी नर्व एंडिंग्स। इज इट क्लियर? इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, दिस इज, देयर इज नो नर्व्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड, सो कटिंग इट इज नॉट पेनफुल। तो कटिंग पेनफुल नहीं होगी, क्योंकि नर्व एंडिंग होती तो पेनफुल हो जाती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये कहां पे पूछा गया है? ESIC स्टाफ नर्स 2016 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है? एम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स। एम्बिलिकल कॉर्ड क्या कंटेन करता है? क्या एम्बलाइकस कंटेन करता है? क्या एलेंटाइस आर्टरी और वेन कंटेन करता है? प्लेसेंटा तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, एम्बलाइकस भी नहीं आएगा। तो इसको सिंपली इसका आंसर क्या है? एलेंटाइस भी होता है इसमें, आर्टरीज भी होती हैं, वेन आर्टरी 2, वेन 1 होती है। तो बी इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। अब यहाँ डायग्राम में आपको मैं सारी चीजें एम्बिलिकल कॉर्ड की दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है। पहले ध्यान से एक्सप्रेशन को पढ़ लेते हैं। एलेंटाइस मीन्स, एलेंटाइस क्या है? जस्ट अ सेकेंड। एलेंटाइस क्या है? तो एलेंटाइस मीन्स अ ट्रांजिट एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। ये ट्रांजिट एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है। द एम्बिलिकल वेन एंड आर्टरी, जो वेन और आर्टरी इसी में से बनती है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ एलेंटाइस। एलेंटाइस की वॉल से ही बनती है। अब देखो क्या क्या स्ट्रक्चर होता है आपके एम्बिलिकल कॉर्ड में। ध्यान से समझेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर है एम्बिलिकल कॉर्ड में। तो देखो, ये एम्बिलिकल कॉर्ड आ गई। इसमें सबसे बाहर जो है एम्बिलिकल एपिथेलियम आ जाती है। बाहर की कवरिंग एम्बिलिकल एपिथेलियम हम इसको बोलते हैं। उसके बाद आप ये दो देख सकते हो एम्बिलिकल आर्टरीज, 1 और 2, 1 एंड 2 एम्बिलिकल आर्टरीज। ये 1 जो है क्या है? एम्बिलिकल वेन है। उसके बाद आप देखो किससे कवर है ये पूरी? तो वाटसन जेली से। ठीक है, सब एमनियोटिक वाटसन जेली है, सब एमनियोटिक वाटसन जेली दिख रही है आपको। उसके बाद यहाँ पे आप देखो एलेंटॉइस। ठीक है, एलेंटॉइस की वॉल से ही ये सब बना था। क्लियर? उसके बाद इंटरवेस्कुलर वाटसन जेली, अंदर भी वाटसन जेली है, व्हाइट व्हाइट पैचेस, इंटरवेस्कुलर वाटसन जेली। अब इसके अंदर भी यहाँ पे वाटसन जेली है। क्लियर? तो ये क्या है? पेरीवेस्कुलर वाटसन जेली। तो बस आपको याद रखना है वाटसन जेली होती है, और आपको याद रखना है अम्बिलिकल वेन होती है, अम्बिलिकल आर्टरी होती है, एलेंटाइस होता है। क्लियर? और बस इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहाँ पे पूछा गया है? तो राक MSc नर्सिंग में ये पूछा गया है। तो राक MSc नर्सिंग एंट्रेंस 2009 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल ब्लड वेसल इन द कॉर्ड सजेस्ट द बेबी इज लाइक टू हैव। ये कह रहा है कि प्रेजेंस है एबनॉर्मल ब्लड वेसल प्रेजेंट है। ठीक है, एबनॉर्मल ब्लड वेसल इन द कॉर्ड। तो एबनॉर्मल ब्लड वेसल है कॉर्ड में, ये सजेस्ट क्या करेगा? बेबी इज लाइक टू हैव। बेबी को क्या प्रॉब्लम है? अर्ब्स पॉलिसी है। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस ये तो बिल्कुल नहीं है। कंजेनाइटल डिफेक्ट है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नहीं है। अर्ब्स पॉलिसी भी नहीं होता है, तो इसको क्या है? कंजेनाइटल
डिफेक्ट है, बचपन से जन्मजात कोई ऐसी प्रॉब्लम है। क्लियर। तो देखो, प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल वेसल विद इन द एम्बिलिकल कॉर्ड इज एसोसिएटेड विद वेरियस कंजेनाइटल डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंस ऑफ ओनली 2 ब्लड वेसल्स, तो 2 ही ब्लड वेसल है, एक आर्टरी एक वेन है, तो ये भी कंजेनाइटल डिफेक्ट में आएगा। इन द कॉर्ड में इंडिकेट रीनल माल फंक्शन इन द फीटस, तो बच्चे में रीनल माल फंक्शन हो सकती है फीटस में, जहां पे एक ही आपको क्या दिखेगी, एक ही आर्टरी दिखेगी, एक ही वेन दिखेगी। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आरयूएचएस पोस्ट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, व्हेन प्लासेंटल विली, जब प्लासेंटल विली इन्वेड द मायोमेट्रियम। अब देखो, प्लासेंटा जो है वो कहाँ है, प्लासेंटा मैंने आपको बताया था कि प्लासेंटा किस किस से बनता है, तो फ्रेंडोसम वाले स्ट्रक्चर से बना था, और वहां से कौन से स्ट्रक्चर से बना था, बेसिलिस वाले स्ट्रक्चर से बना था। अब अगर आपको कोरियोनिक फ्रेंडोसम ही याद नहीं है ना, बेसिलिस ही नहीं पता है क्या है, डेसिडुआ बेसिलिस क्या था, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि पिछले लेक्चर्स या तो आपने देखे ही नहीं है, और अगर देखे हैं तो आपने उसको रिवाइज नहीं किया है, नोट नहीं किया। तो जो आपको ये पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि अगर आपको लेक्चर देखते देखते आपको लग रहा होगा यार इतना इजी आता है क्या, तो बिल्कुल इतना इजी आता है, हर क्वेश्चन रेलेवेंट है, हर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको आप ऐसे एक जोक की तरह मत देखो, इसको आप ध्यान से देखो, बिकॉज यहां से आपकी सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, व्हेन प्लासेंटल विली इन्वेड द मायोमेट्रियम। अब प्लासेंटा जो है मायोमेट्रियम तक, जबकि इसको एंडोमेट्रियम तक ही रहना था, ये मायोमेट्रियम में घुस रहा है, द प्लासेंटा इज टर्म्ड। अब प्लासेंटा को हम क्या कहेंगे, तो प्लासेंटा एंटर कर गया तो इन क्रीटा बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, प्लासेंटा इन क्रीटा। इज इट क्लियर? तो देखो, प्लासेंटा इन क्रीटा क्या है, प्लासेंटा एक्रीटा क्या है, प्लासेंटा पर क्रीटा क्या है, तो ध्यान से समझो, तीनों कंडीशन को ध्यान से समझाऊंगा। तो टाइप ऑफ एबनॉर्मल प्लासेंटा बेस्ड ऑन अटैचमेंट, अटैचमेंट के बेसिस पे प्लासेंटा एबनॉर्मली बिहेव करता है। क्या पहले है प्लासेंटा एक्रीटा, जो कि 75% देखा गया है, 75% कंडीशन में ऐसा ही होता है। प्लासेंटा की प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा कौन सी कंडीशन देखी गई है, तो प्लासेंटा एक्रीटा। इसमें क्या होता है, डीप अटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा टू मायोमेट्रियम ऑफ यूट्राइन वॉल बट डज नॉट पेनिट्रेट यूट्राइन मसल। पेनिट्रेट मतलब मायोमेट्रियम तक आता है, लेकिन बिल्कुल अंदर मैट्रियम के अंदर जो है ये पेनिट्रेट नहीं करता है। क्लियर? मसल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता है। इन दिस प्लासेंटा इज एनकोड टू मायोमेट्रियम इंस्टेड ऑफ डेसिडुआ। डेसिडुआ के बाद अंदर की तरफ आ गया। देखो, अब ये डायग्राम में आपको दिखा, साथ साथ में दिखा भी देता हूं। तो ये आप देखो, अब एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं ताकि के बारे में। तो देखो क्या हुआ है, बेसिकली ध्यान से देखो हुआ क्या है। ये नॉर्मल था। क्लियर? पहले देखो, ये एंडोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है बड़ी, और ये बाहर वाली कौन सी है, सिरोसा मेम्ब्रेन। ठीक है? अब देखो, ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता था, प्लासेंटा यहाँ पे अटैच होता है, लेकिन यहाँ पे देखो प्लासेंटा एंडोमेट्रियम्स के अंदर आ चुका है और स्टार्टिंग मायोमेट्रियम पे यहाँ पे धसा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एक्रीटा। क्लियर? अब नेक्स्ट है प्लासेंटा इनक्रीटा, जो 15% कंडीशंस में देखा गया है। इसमें आप ध्यान से देखो, अब इनक्रीटा में क्या हुआ है कि ये मायोमेट्रियम के अंदर आ चुका है ना, मिडल तक पहुंच चुका है, तो इसमें क्या है, प्लासेंटा पेनिट्रेट डीपर इन द यूट्राइन मसल। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन प्लासेंटा पर क्रीटा, 5% ही रेयरेस्ट कंडीशन है, लेकिन ये वर्स्ट कंडीशन होती है। इसमें देखो कितना अंदर आ चुका है, पूरे मायोमेट्रियम को खराब कर चुका है, इवन ये सिरोसा तक पहुंच चुका है। तो प्लासेंटा पेनिट्रेट थ्रू एंटायर यूट्राइन वॉल, मोस्ट सीवियर फॉर्म, तो मोस्ट सीवियर फॉर्म होती है ये। तो आपको प्लासेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा पता चल चुका होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। ये कहाँ पे पूछा गया है, तो एम्स रायपुर सेट 2 में आया है 2019 में। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। पीछे एक्सप्लेनेशन अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो आंसर आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, तो एम्स रायपुर 2019 में और आरआरबी में, दोनों सेम ईयर में, दो एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द फीटल ब्लड वेसल लाइंग ओवर द इंटरनल ऑस। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी टर्म, क्या टर्म हम कहते हैं जब इंटरनल ऑस, देखो ब्लड वेसल लाइंग ओवर द इंटरनल ऑस इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। बेसिकली प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, जब बेबी जो है यूट्रस के अंदर है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस आ गया। ठीक है? तो मैं दोबारा बना देता हूं इसको, ये यूट्रस आ गया। अब इस यूट्रस में ये सर्विक्स वाला रीजन आ गया, ये सर्विक्स वाला रीजन आ गया। ठीक है? अब इस सर्विक्स में ये इनलेट है, अंदर वाला पोर्शन, ये आउटलेट है।
इनलेट में यहाँ पे जो हमको दिखेगा ना, इसको बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। तो बेबी का यहाँ पे हेड है, इस तरह से अगर बेबी है, ठीक है, तो इसको ये एम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ से निकली, ठीक है, और इसमें प्लासेंटा कहीं कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे रख लो प्लासेंटा है, यहाँ पे मान के चलो प्लासेंटा है। तो जो एम्बिलिकल कॉर्ड है ना, वो यहाँ से निकल के यहाँ से आके यहाँ जुड़ गई। क्लियर? तो मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट में हमको क्या दिख रही है, एम्बिलिकल कॉर्ड दिख रही है हेड के बजाय। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं वासा प्रीविया। ठीक है, वासा का मतलब हो गया ब्लड वेसल, प्रीविया का मतलब हो गया आगे अहेड। क्लियर? तो वासा प्रिया नाम से पता चल रहा है, आगे एक्सप्रेशन में देखेंगे। और हाँ देखो, अब डायग्राम बनी हुई थी, दिखा भी देता हूँ, दिखा भी दी मैंने बना के। देखो डायग्राम ध्यान से देखो, हुआ क्या है बेसिकली यहाँ पे देखो क्या है, ये एमनियोटिक फ्लूइड भरा पड़ा है, ये बेबी है, यहाँ से देखो ये एम्बिलिकल कॉर्ड आई, फिर ये इसकी ब्लड वेसल्स यहाँ से, और ये प्लासेंटा में जुड़ी है। लेकिन प्रेजेंटिंग पार्ट में क्या है, फीटल ब्लड वेसल्स हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट में फीटल ब्लड वेसल देखने को मिली है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रीविया बोलते हैं। ठीक है, वासा प्रीविया। क्लियर? अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। प्रेजेंटिंग द ब्लड वेसल ऑफ द एम्बिलिकल कॉर्ड बिफोर द प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट में क्या दिख रहा है हमें, एम्बिलिकल कॉर्ड दिख रही है ऑफ फीटस इन फ्रंट ऑफ सर्विकल ऑस कॉल्ड वासा प्रीविया। इट इज टू टाइप, दो तरह का होता है वासा प्रीविया, टाइप 1 एंड टाइप 2। क्या है टाइप 1, क्या है टाइप 2, वो अभी समझते हैं। तो देखो टाइप 1 क्या है, टाइप 1 क्या हो गया, वेलेमेंटस कॉर्ड। वेलेमेंटस कॉर्ड insert and fetal vessel that run freely within the amniotic membrane, overlie the cervix or in close proximity of it 2 centimeter from os। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में एम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ से आई, यहाँ से आई, लेकिन एम्बिलिकल कॉर्ड में देखो यहाँ से ब्लड वेसल थोड़ी अलग हो गई ना, तो जो इसके बाहर से वाटसन जेली कवरिंग थी, प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, वो सब खत्म हो जाती है। ठीक है, इसी को वेलेमेंटस कॉर्ड बोलते हैं। वेलेमेंटस कॉर्ड बेसिकली वो वाली कॉर्ड हुई जो प्रॉपर एक एम्बिलिकल कॉर्ड थी, जिसमें पूरी अपनी कवरिंग थी, वाटसन जेली थी, पूरा मैट्रिक्स था, वो नहीं रहता, तो सिर्फ ब्लड वेसल्स रहती हैं थिन कवरिंग के अंदर, उसको हम वेलेमेंटस कॉर्ड कहते हैं। तो ये वेलेमेंटस कॉर्ड सामने से आके हेड के आगे आके लगभग 2 सेंटीमीटर का फासला रख के इंटरनल ऑस से आगे जाके प्लासेंटा में जुड़ती है। इसको बोलते हैं वासा प्रीविया विद वेलेमेंटस एम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्शन। तो वेलेमेंटस एम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्शन देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है टाइप 2। ये कौन सा है, सेकेंचुरेट लोब और मल्टी लोब प्लासेंटा, जिसको बाइलोब। अब प्लासेंटा सिंगल लोब होता है, लेकिन यहाँ पे बाइलोब है, देखो 2 प्लासेंटा है। ठीक है, एक ये तो प्लासेंटा आ गया, दूसरा यहाँ पे भी एक लोब प्लासेंटा का है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें यहां से एम्बिलिकल कॉर्ड निकली और पहले मेन प्लासेंटा के साथ तो जुड़ी, लेकिन अब प्लासेंटा के एक दूसरे लोब से निकल के वेलेमेंटस कॉर्ड बना के दूसरे सेकेंचुरेट लोब के साथ भी जुड़ गई है। तो वासा प्रीविया विद मल्टी लोब प्लासेंटा, ये कंडीशन आ जाती है वासा प्रीविया विद मल्टी लोब प्लासेंटा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो एम्स ऋषिकेश में ये क्वेश्चन आया है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीएससी में 2021 में पूछा गया है, और DTPSB में 2019 में पूछा गया है। तो 19 से 21, 21 से 23, तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, तो 2-3 एग्जाम्स में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, एम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ द प्लासेंटा। अब देखो ये प्लासेंटा है, तो प्लासेंटा के सेंटर से जुड़ी होती है वैसे एम्बिलिकल कॉर्ड, तो यहाँ पे मार्जिन में जुड़ी है, ठीक है, एंड पे जुड़ी है। आइडेंटिफाई द कॉर्ड एबनॉर्मलिटी, तो इस कॉर्ड को क्या बोलते हैं, तो याद रखना बेटलडोर प्लासेंटा इसका नाम है, बेटलडोर प्लासेंटा। तो एंड पार्ट पे जुड़ी होती है। तो देखो इफ द एम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ प्लासेंटा इट इज कॉल्ड बेटलडोर प्लासेंटा, एंड इफ द एम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन, मतलब एम्बिलिकल वेसल रन थ्रू मेम्ब्रेन फ्रॉम कॉर्ड टू प्लासेंटा। बेसिकली होता क्या है, डायरेक्टली एम्बिलिकल कॉर्ड प्लासेंटा से जुड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे प्लासेंटा से ना जुड़ के पहले मेम्ब्रेन से जुड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, इट कॉल्ड वेलेमेंटस प्लासेंटा। तो देखो वेलेमेंटस मैंने आपको पीछे बताया था कि वेलेमेंटस क्या है, कि वो बिना कवरिंग के ऐसे करके है, लेकिन एक्चुअल में वेलेमेंटस होता क्या है, वो भी है, लेकिन वेलेमेंटस मेन अगर आपको देखा जाए कि वेलेमेंटस क्या है, तो वेलेमेंटस कॉर्ड वो होती है जो डायरेक्टली प्लासेंटा से अटैच ना होके पहले मेम्ब्रेन के साथ जुड़ेगी, फिर जाके प्लासेंटा से अटैच होगी, उसको हम क्या कहते हैं, वेलेमेंटस प्लासेंटा। और ये प्लासेंटा की वेरिएशंस है, प्लासेंटा की वेरिएशंस है, इसको भी आप एक बार देख लो।
प्लासेंटा की वेरिएशंस, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं प्लासेंटा में, किस किस तरह का, तो देखो बाइलोब, 2 लोब हैं प्लासेंटा में जबकि सिंगल होता है, ठीक है। सरकम मार्जिनेटा प्लासेंटा, ठीक है। उसके बाद बैटल डोर एंड पॉइंट पे जुड़ा हुआ है सेंटर को छोड़ के। वेलेमेंटस इंसर्शन में देखो डायरेक्टली प्लासेंटा से नहीं जुड़ा है, पहले मेम्ब्रेन से जुड़ के फिर अंदर जाके रेमिफाई हुआ है, ठीक है। सर्कमवेलेट प्लासेंटा यहाँ है लेकिन बाहर से आउटर कवरिंग इतनी हार्ड हो गई है। तो उसके बाद सेकंचुरेट लोब, तो देखो एक ये तो प्लासेंटा मेन था, अब ये सेकंचुरेट लोब और बीच में ब्लड कनेक्टिविटी है। क्लियर, ये आगे भी पढ़ेंगे हम, आगे फिर से कुछ क्वेश्चन आएंगे तो इसमें उसको फिर से एक्सप्लेन भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द कॉर्ड दैट इज इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन some distance from the edge of the placenta is। अब ये कह रहा है कि कॉर्ड है वो इंसर्ट हुई है मेम्ब्रेन में some distance from the edge of the placenta is, उसको क्या कहेंगे, तो कॉर्ड प्लासेंटा में नहीं पहले मेम्ब्रेन में इंसर्ट हुई है, तो वही बात वेलामेंटस प्लासेंटा आ गया, तो वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड, इसको क्या बोलेंगे, वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। तो देख सकते हो ये वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड की डायरेक्टली डायग्राम यहाँ पे रखी गई है। तो ये देखो डायरेक्टली प्लासेंटा में ना जुड़ के एंड पॉइंट पे जुड़ा है, पहले तो ये कॉर्नर पे जुड़ा है, साथ में पहले मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा है, फिर जाके प्लासेंटा में आके ये प्लासेंटा यहाँ है, ये मेम्ब्रेन इतनी आगे है तो इसमें जुड़ा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, तो ये एम्स रायपुर स्टाफ नर्स 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटी इन विच, अब ये कह रहा है कि प्लासेंटा की कोई एबनॉर्मेलिटी है जिसमें क्या है, इन विच द एसेसरी लोब इज डेवलप्ड फ्रॉम द एक्टिवेटेड विली ऑन द क्रॉनिक कोरियन लीवे इज। अब ये कोरियोनिक लीवे, कोरियोनिक फ्रेंडोसम पढ़ा चुका हूँ, ये फ्रेंडोसम, ये कोरियोनिक लीवे, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ कोरियोनिक फ्रेंडोसम, कोरियोनिक लीवे। अब अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो आप तो आपको फिर तो दिक्कत आएगी समझने में, बट चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ है क्या। ये कह रहा है कि प्लासेंटा की एक एबनॉर्मेलिटी है जहाँ पे एसेसरी लोब, जब एसेसरी लोब ही आ गया ना, दूसरा लोब बन गया, तो वो लोब क्या होगा, इज डेवलप्ड फ्रॉम द एक्टिवेटेड विली ऑन द कोरियोनिक लीवेज, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटा सेकेंचुरेट बोलते हैं, ठीक है। सेकेंचुरेट प्लासेंटा, ये देखो ये मेन प्लासेंटा था और यहाँ पे सेकेंचुरेट प्लासेंटा एसेसरी लोब बन चुका है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लासेंटा सेकेंचुरेट इज एन एसेसरी एक्स्ट्रा लोब ऑफ प्लासेंटा दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम द एक्टिवेटेड विली ऑन द कोरियोनिक लीवे। कोरियोनिक लीवे की एक्टिवेटेड विली जो है इसको बना देती है इन द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल, अगर इसमें ब्लड वेसल कम्युनिकेटिंग नहीं होगी, इज कॉल्ड एज प्लासेंटा स्पूरिया, ठीक है। अब देखो अगर ये एक लोब है और ये सेकेंचुरेट लोब बना है और इसके बीच में ब्लड की कनेक्टिविटी है, इसको ब्लड मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे प्लासेंटा सेकेंचुरेट। लेकिन अगर बाइलोब्ड है और 2 लोब हैं प्लासेंटा के, एक छोटा लोब एक बड़ा लोब, लेकिन उसमें कोई ब्लड की कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे प्लासेंटा स्पूरिया, ठीक है। इज इट क्लियर? दोनों कंडीशन, दोनों टर्म्स पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो जल्दी से इसका आंसर दो। DSSB नर्सिंग ऑफिसर अगस्त 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कहां पे पूछा गया है, तो एम्स रायपुर जो है 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, द प्लासेंटा एबनॉर्मेलिटीज इन विच अ थिन फाइब्रस रिंग, एक थिन फाइब्रस रिंग है, इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द कोरियोनिक प्लेट, कोरियोनिक प्लेट के मार्जिन पे एक थिन फाइब्रस रिंग प्रेजेंट है, वेयर द फीटल वेसल अपियर टू टर्मिनेट इज, जहां पे फीटल वेसल अपियर टू टर्मिनेट हो रही है उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना प्लासेंटा मार्जिनेटा, ठीक है। प्लासेंटा मार्जिनेटा इज द टर्म फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आप एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड जिसमें आपको मैं अलग अलग डायग्राम्स करके दिखा रहा हूँ। अब फर्स्ट डायग्राम इसमें क्या है, प्लासेंटा वेरिएशंस जो अलग अलग आप देख रहे हो, जिसमें सेकेंचुरेट प्लासेंटा भी है, सैलामेंटस प्लासेंटा भी है, सर्कमवेलेट भी है, बैटल डोर भी है, तो ये सारे प्लासेंटा की डिसऑर्डर से अलग अलग तरह से जुड़े हुए प्लासेंटा, तो प्लासेंटा की वर्स कंडीशंस भी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कहां पे पूछा गया है, पीजीआई चंडीगढ़ स्टाफ नर्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, प्लासेंटल बेड, ठीक है, प्लासेंटल ब्लड सर्कुलेशन थ्रू, प्लासेंटल ब्लड जो प्लासेंटा का बेड है, प्लासेंटा के अंदर सर्कुलेशन कहां से आती है, क्या विल्ली से आती है, क्या स्पाइरल आर्टरी से आती है, क्या कोरियोनिक मेम्ब्रेन देती है, एम्बिलिकल आर्टरी देती है, तो याद रखना स्पाइरल आर्टरीज जो है वो प्लासेंटल ब्लड को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो कैसे, ये डायग्राम आप देख सकते हो, इस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा। तो देखो ये आर्टरीज हैं, ये सर्कुलर आर्टरीज हैं, ठीक है, ये देखो सर्कुलर आर्टरीज हैं, ये ब्लड लेके आ रही हैं और कहां पे ये अपने ब्लड को डालती हैं,
इंट्राविलस स्पेस, ये आईवीएस के बीच में, ये जो आईवीएस है ना, यहाँ पे ब्लड को डाला जाता है और यहाँ डिफ्यूजन के तहत ब्लड विलस के थ्रू बाद में आर्टरीज में आके फीटस को मिलता है। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या बात समझ आ गई? अब इसमें एक्सप्लेनेशन देखो, बाई 120 to 200 स्पाइरल आर्टरीज coiled terminal branch of a uterine artery carry oxygenated blood and open into intravenous space. कहाँ ओपन हो रहा है? इंट्रावेनस स्पेस में हो रहा है, इंट्रावेनस स्पेस to of placenta to exchange the blood between maternal and fetal blood. Is it clear? IVS में ब्लड का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहां पूछा गया है, तो एम्स पटना फरवरी 2020 में और एलएनजेपी दिल्ली 2013 में क्वेश्चन है। तो 13 का क्वेश्चन 20 में 7 साल बाद रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है? आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लासेंटा इज कॉल्ड, सबसे बाहरी मेम्ब्रेन प्लासेंटा की उसको क्या बोलते हैं? याद रखना, कोरियन। ठीक है, क्लियर? कोरियन जो है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को कहा जाता है। अब यहाँ देखो, अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट एम्ब्रियो एंड प्लासेंटा कॉल्ड फीटल मेम्ब्रेन। अब जो डबल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन है उसको क्या बोलते हैं? फीटल मेम्ब्रेन। अब ये डायग्राम में आपको और भी चीजें क्लियर होंगी, तो देखो इस डायग्राम को, पहले मैं डायग्राम बता देता हूँ फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे बाकी चीजों को। देखो, ये वो फ्रेंडोसोम वाला पार्ट है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया था, ये फ्रेंडोसोम वाला पार्ट है और ये बेसेलिस वाला पार्ट यहाँ से मदर का, ये बनाता है आपका प्लेसेंटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे बाहर की तरफ अगर हम देखेंगे तो डेसिडुआ पैरेटाइलिस, ये बाहर वाला, फिर डेसिडुआ कैप्सुलरिस जो कवर कर रहा है किसको? फीटस को, ये येलो कलर का। उसके बाद आप देखो कोरियोनिक लीवे, ये कोरियोनिक लीवे और ये कोरियोनिक फ्रेंडोसम। क्लियर? ये फ्रेंडोसम और लीवे आ गया। तो सबसे बाहर क्या है? कोरियन ही तो है। ठीक है, सबसे बाहर क्या है? कोरियन ही तो है। कोरियोनिक फ्रेंडोसम देख सकते हो आप, कोरियोनिक प्लेट। अब फ्रेंडोसम ये है तो एक एक क्या है? कोरियोनिक प्लेट है। डेसिडुआ बेसिलिस भी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और ये देखो अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा पड़ा है, ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन है। क्लियर? तो एक डायग्राम से कितनी सारी चीजें क्लियर होती हैं। अब देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, तो ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट एम्ब्रियो एंड प्लेसेंटा कॉल्ड फीटल मेम्ब्रेन, उसको क्या कहते हैं? फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड कोरियन एंड इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड एमनियन। तो सबसे बाहर कोरियन और सबसे अंदर एमनियन। ठीक है, yolk sac means the embryonic membrane that is the site of formation of the first RBC. रेड ब्लड सेल सबसे पहला कहां बनता है? yolk sac में बनता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया है? राक एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस में पूछा गया है 2009 में। विच इज द इनर लेयर ऑफ द फीटल सैक? तो फीटल सैक की इनर मेम्ब्रेन क्या है? अभी मैंने बताया था एमनियन, तो एमनियन इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या है? रिम्स में पूछा गया है, यूपी एग्जाम कोई नर्सिंग का है, 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एमनियोटिक फ्लूइड? अब यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट होगी जो एमनियोटिक फ्लूइड के रिलेटेड बिल्कुल गलत होगी, बाकी 3 स्टेटमेंट सही होंगी। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? एट टर्म इट मेजर अबाउट 600 to 800 ml, बिल्कुल सही। इट इज एल्कलाइन इन नेचर, बिल्कुल सही, बेसिक होती है नेचर में। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अबाउट 1.010, बिल्कुल सही। ठीक है, नियर टर्म इट कलर इज गोल्डन, बिल्कुल नहीं, गोल्डन कलर नहीं होता है यहाँ पे सीधे। ठीक है, वाटरी कलर होता है। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला क्या है? फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड आर, फिजिकल कैरेक्टर्स कैसी दिखती है एमनियोटिक फ्लूइड? ए क्लियर फ्लूइड विच एल्कलाइन इन नेचर, बिल्कुल एल्कलाइन नेचर होता है, क्लियर फ्लूइड होता है। कंप्लीट रिप्लेसमेंट इन एवरी 3 आवर, हर 3 घंटे में पूरा रिप्लेस हो जाता है। क्लियर, ध्यान रखना। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010, बिल्कुल। क्लियर फ्लूइड इन अर्ली प्रेगनेंसी एंड येलोविश इन मिडिल प्रेगनेंसी ड्यू टू बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट की वजह से बाद में थोड़ा येलोविश हो जाता है, बट इनिशियली जो है क्लियर फ्लूइड होता है और हर 3 घंटे में रिप्लेस हो जाता है। कलरलेस होता है एज ए वाटर, वाटर की तरह। इन लेट प्रेगनेंसी विद टर्बिडिटी ड्यू टू वर्निक्स क्योसम, और रेयर प्रेगनेंसी में टर्बिडिटी, कुछ इसमें वर्निक्स क्योसम के भी पार्ट्स होते हैं, वर्निक्स क्योसम वगैरह वो सब चीजें होती हैं इसमें। एट टर्म इट इज हाइपोटोनिक, टर्म के टाइम पे हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, टू मैटरनल सीरम, मैटरनल सीरम से हाइपोटोनिक होता है। देखो ऑस्मोलैरिटी इसकी कितनी है? अब ये हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक ना, हम अभी कुछ देर के बाद मैं आपको फंडामेंटल पढ़ाऊंगा, वहां पे एसिड बेस बैलेंस वाला टॉपिक आएगा ना, तो वहां पे आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऑस्मोलैरिटी, ये सारी चीजें एक्सप्लेन डिटेल में करूंगा, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली पढ़ के समझा रहा हूँ। ऑस्मोलैरिटी 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है, विच सजेस्ट फीटल मैच्योरिटी, ये सजेस्ट करता है फीटल मैच्योर है। नॉर्मल मतलब यहाँ से भी पता कर सकते हैं हम कि फीटल मैच्योरिटी को कैसे पता चल सकते हैं? टर्म पे हाइपोटोनिक होता है मैटरनल सीरम के। ठीक है,
नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज 12 वीक 50 ml होता है। 20 वीक पे देखो, मैं इसको इस पोर्शन को ना मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो 12 वीक पे 50 ml होता है। उसके बाद 20 की अगर मैं बात करूं तो 20 वीक पे 400 ml होता है। नेक्स्ट क्या है, 36 से 38 वीक में 800 ml होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 36 से 38 वीक पे 800 ml से 1 लीटर तक होता है। पीक होता है इसका कब, 36 टू 38 वीक पीक होता है। और टर्म पे पूछा गया था तो टर्म पे 600 से 800 ml होता है। पोस्ट टर्म अगर बात करें 43 वीक्स के बाद तो 200 ml होता है, डिमिनिश हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे WCL स्टाफ नर्स दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एट 12th वीक ऑफ गेस्टेशन एमनियोटिक फ्लूइड मेजर्स अबाउट। अब 12th वीक अभी पीछे मैंने एक्सप्रेशन वाली स्लाइड में बता दिया था आपको। अब 12th वीक बहुत इनिशियली अगर हम देखें तो ये कितना होता है, 50 ml होता है। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई? अब ये एक डायग्राम है, अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन इतना नहीं आता है, बट आप देख लो इसको एक बार, फिर भी अगर आ गया तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वीक दिया है और ml दिया हुआ है, तो ये एक इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राक एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2017 में और 18 में दोनों साल ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड विद व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर। जैसे रप्चर हो जाएगा, मैंने आपको बोला था वाटरिश होता है तो एज लाइक वाटर, कोई ब्लूइश नहीं होता, ब्राउन नहीं होता, येलोइश नहीं होता। बहुत समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कहाँ पे पूछा गया है ये, राक एमएससी नर्सिंग 2013 में पूछा गया है। इन पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी यूजुअली लिकर एमन्योर। लिकर एमन्योर कैसा होता है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में, डिमिनिश। अब लिकर एमन्योर क्या है, ये वही एमनियोटिक फ्लूइड की बात हो रही है, याद रखना डिमिनिश्ड होता है। ठीक है, तो देखो समझो, लिकर एमन्योर क्या होता है, कॉमनली नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड, इसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं और वाटर कहते हैं। ठीक है, इज द प्रोटेक्टिव क्लियर टू येलोइश लिक्विड। ये प्रोटेक्टिव कवर होता है, क्लियर से येलोइश, साफ पानी की तरह थोड़ा सा येलोइश होता है, सराउंडिंग अ डेवलपिंग फीटस विद द एमनियोटिक सैक। एमनियोटिक सैक के अंदर ये सराउंड करता है, बच्चा जो है पानी में डूब रहा है, पानी में तैरा हुआ है, ताकि उसको शॉक एब्जॉर्ब करता है, कुशनिंग प्रोवाइड करता है। इट एक्ट एज अ कुशन फॉर मूवमेंट। जब मदर मूवमेंट करेगी तो बच्चे को कहीं फ्रिक्शन की वजह से कोई हार्म ना हो, तो ये कुशनिंग प्रोवाइड करता है। हेल्प विद फीटल लंग डाइजेस्टिव डेवलपमेंट। अब फीटस के लंग्स को डाइजेस्टिव डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। एंड मेंटेन टेम्परेचर, मेन इंपॉर्टेंट चीज, टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। एबनॉर्मल लेवल में इंडिकेट कॉम्प्लिकेशन, और अगर इसी एमनियोटिक फ्लूइड का एबनॉर्मल लेवल हो जाएगा तो ये कॉम्प्लिकेशन भी काज कर सकता है। इज इट क्लियर? आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीजें एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर, थोड़ा बहुत प्लासेंटा के ऊपर देखी। तो ये सारी चीजें जो है एग्जाम में पूछी गई हैं, कहाँ कहाँ पे इनकी रेलेवेंसी है, ये सारा आपको मैंने बता दिया। अब आपका काम है कि इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन आप देखो। अब हर जगह ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक ट्रेंड चल रहा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको ऑप्स एंड गायनी के देखने को मिलेंगे हर एक एग्जाम में। ओबीजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद में जो बाकी सब्जेक्ट है ना, वो सेम सेम ही है। जैसे एमएचएन को भी अब बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है ना, साइकेट्रिक नर्सिंग को भी बहुत पूछा जा रहा है। पहले जो थी बॉस थी एमएसएन आपकी, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग अभी भी बॉस है। ठीक है, नंबर 1 की प्रेफरेंस अगर बोले तो नंबर 1 पे आप ओबीजी और एमएसएन ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ओबीजी भी अच्छा खासा पोर्शन जो है लेती है, और ओबीजी का सिलेबस उतना ज्यादा नहीं है जितना एमएसएन का है। इसीलिए हम पहले ओबीजी के पीछे पड़े कि कुछ हद तक हम इसको निपटाएं, और सबसे पहले कंप्लीट भी हम ओबीजी को ही करेंगे। तो अब देखो, मेजर सब्जेक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी एम्स का हाल ही में जो एग्जाम नॉर्सेट का हुआ है उसमें आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ मेजर सब्जेक्ट भरे पड़े थे, माइनर से बहुत कम क्वेश्चन थे ही नहीं क्वेश्चन। तो कोई भी आप एग्जाम उठाओगे ना, उसमें मेजर सब्जेक्ट, अगर आप मेजर सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हो तो आप एग्जाम को किल करके आ चुके हो। और जो माइनर से क्वेश्चंस आते भी है माइनर सब्जेक्ट से, वो हमको पता होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो आपकी फार्माकोलॉजी है वो कवर हो जाती है, आपके जो बाकी मेजर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनके बीच में ही आ जाती है। क्लियर? तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्यों रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्यों बार बार मैं कह रहा हूँ कि पढ़ो, ये सब करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा टारगेट जो है वो ये तुम्हारा टारगेट है, एम्स में पहुंचना जो है आपका टारगेट है। तो ये यहाँ पे आप तभी पहुंच पाओगे जब आप रेगुलरली रिवाइज करोगे। ठीक है, रिवाइज करोगे, कंसिस्टेंसी दिखाओगे, कोई भी दिन आपका खाली नहीं जाएगा। हर दिन क्वेश्चन करो। जरूरी नहीं है कि तुम दिन में 8 घंटे 10 घंटे रेगुलर पढ़ो। मैं तुम्हें बस इतना कहूंगा, तुम टाइम को मत देखो कि तुम कितना लगा रहे हो, तुम बस ये देखो क्या तुम कंसिस्टेंट हो, क्या हर दिन तुम उस अपने सपने के लिए तैयारी कर रहे हो। हर दिन, कोई भी दिन ऐसा जो है हाल्ट नहीं आना चाहिए, कोई भी दिन तुम्हारा ब्लैंक नहीं जाना चाहिए तुम्हारी प्रिपरेशन को। चाहे तुम 50 क्वेश्चन की जगह 10 ही क्वेश्चन देख रहे हो, वो जरूर करो। और मैं एक चीज आपको और बोलूं कि एनालाइज जरूर किया करो जब भी कोई एमसीक्यू आपके सामने आता है, और अगर आपका आंसर गलत आता है
तो उसका सोल्यूशन पढ़ने के बाद सेटिस्फाई नहीं होना है, हमने उसको एनालाइज करना है कि कहाँ पे, क्या मुझे टॉपिक में कहीं क्लियरिटी नहीं थी या मुझे फैक्चुअल डाटा इसका याद नहीं था। अगर तो फैक्चुअल डाटा याद नहीं था तो दिक्कत नहीं है, हमको वो फैक्ट याद कर देना है, बात खत्म, तो वो मेमोरी बेस्ड है। लेकिन अगर हमको उसके बेसिक कंसेप्ट में कोई दिक्कत थी, हमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, तो फिर हमको वो टॉपिक दोबारा से पढ़ना चाहिए। समझ आ गया? तो देखो वापस से मैं एक चीज बताऊं, तीनों प्लेटफॉर्म यार, व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे ना कम से कम मुझे 1000 अब बच्चे चाहिए, व्हाट्सएप पे कम से कम 1000 स्टूडेंट चाहिए। जैसे ही 1000 स्टूडेंट आ जाएगा ना व्हाट्सएप के ऊपर, तो देखना धड़ाधड़ कुछ टीम डिसाइड कर रही है आपके लिए, वो चीजें व्हाट्सएप पे आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे जरूर 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 अपने पढ़ने वाले स्टूडेंट पर, ठीक है, फालतू नहीं, पढ़ने वाले स्टूडेंट व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ। रोज क्वेश्चन आते हैं, और भी आने वाले टाइम में कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो व्हाट्सएप पे जरूर जुड़ो, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ो, क्योंकि टेलीग्राम पे कुछ स्लाइड्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हम शेयर करते हैं। इवन आगे अगर हम लाइव क्लासेस का कुछ अगर देखेंगे तो हम शायद वो टेलीग्राम से लेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे फालतू की भीड़ भी आ जाएगी उसका, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ एक सुप्रीम क्वालिटी, जो जिसको क्वालिटी कंटेंट चाहिए और जो स्टूडेंट भी एग्जैक्टली सिलेक्शन के लिए ही आया हुआ है लेक्चर देखने के लिए, सिर्फ वही आया, फालतू की जनता नहीं चाहिए। और नेक्स्ट जो है आपका इंस्टाग्राम, इस पे जरूर फॉलो करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे नोट्स अलग अलग तरह से हम आपको समझा रहे हैं। अब तो खुद से इंफॉर्मेशन देने भी मैं खुद कुछ अलग अलग रील्स बना रहा हूँ, जिससे तुम्हारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे। तो तीनों प्लेटफॉर्म पे आपको जुड़ना है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। वीडियो को अभी लाइक कर दो, साथ में शेयर करो अपने 2-4 फ्रेंड्स के साथ, और साथ में अपना कमेंट भी दो कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, कहाँ से आप इस लेक्चर को देख रहे हो, किस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, और कितने घंटे आप आजकल पढ़ रहे हो, कितने सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कौन सी बुक से आप पढ़ रहे हो। तो अपने बारे में कुछ कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ताकि मुझे भी पता चले कि जो डेडिकेटेड स्टूडेंट, जो मेरा दोस्त मेरे साथ मेहनत कर रहा है, वो किस तरह से, कहाँ से, कैसे मेहनत कर रहा है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।